नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 2023 और उसके पहले के एग्जाम से संबंधित हैं, तो ध्यान से देखें और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करें। हम अगली क्लास में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न दिया गया है, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम क्या है? अर्थात कौन सा जीव पौधे और जंतुओं दोनों को जोड़ने का कार्य करता है? तो हम युगलीना को पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें पौधों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन पौधों की तरह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और साथ ही साथ ये जंतुओं की तरह परपोषी है। तो इसमें पौधों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन जंतुओं की तरह ये परपोषी है और जंतुओं की तरह कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। तो इन सब लक्षणों को देखते हुए इसे पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी मानी गई है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम कहते हैं वायरस को, विषाणु को। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? पिरामिड हम कई बनाते हैं, जीवों का, ऊर्जा का। तो इन सब में से ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि इसके सबसे निचले स्टेप पर हम दिखाते हैं प्राथमिक या फिर कह लें उत्पादक जीवों को। ऐसे जीव जो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये उपभोक्ता अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाकर अपना जीवन चलाते हैं। इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्राथमिक को खाकर अपना जीवन चलाते हैं। फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक को खाकर अपना जीवन चलाते हैं। इसके बाद अंतिम स्टेप पर होते हैं डिकम्पोजर्स। ये सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। यह पिरामिड बिल्कुल सीधा है, तो हमारा सही जवाब होगा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो यहाँ पर मेंडलीव और आधुनिक दोनों की बात किया है, तो हम दोनों देखते हैं, मेंडलीव और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम आवर्त की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 आवर्त है। आवर्त हम कहते किसे हैं? तो जिस तरीके की लाइन यहाँ पर लिखी गई है, अगर तत्वों को इस तरीके से लिखा जाए तो ये आवर्त कहलाएंगे। और वर्ग किसे कहेंगे? तो जब हम तत्वों को ऊपर से नीचे की पंक्ति में लिखेंगे तो ये वर्ग कहलाएंगे। तो ये ऊपर से नीचे वाले वर्ग हैं और इधर वाले आवर्त हैं। तो आवर्त दोनों ही टेबल में 7 थे, लेकिन वर्ग मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 9 है और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 है। तो वर्ग का अंतर है, मेंडलीव का जस्ट डबल वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव भी और आधुनिक आवर्त सारणी भी, तो दोनों को जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु हम ऐसे जीव जो पेड़ पौधे, वनस्पति, फल, अनाज, सब्जी तथा इनके साथ ही साथ जंतुओं का मांस भी भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। तो सिंपल में हम कह सकते हैं, ऐसे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। तो ये शाकाहारी भी होते हैं और ये मांसाहारी भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिथार्ज किसे कहा जाता है? तो लिथार्ज हम कहते हैं लेड के ऑक्साइड को। लेड का ऑक्साइड होता है PbO। PbO को कब पढ़ा जाता है? लेड ऑक्साइड। इसी को सामान्य नाम में कहा जाता है लिथार्ज।
अगला क्वेश्चन है पिरामिड किसे कहते हैं। तो पिरामिड के द्वारा हम पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जीवों को ग्राफ या आलेख के द्वारा प्रदर्शित करना पिरामिड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। अपघटनकर्ता या फिर अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। द्वितीयक उपभोक्ता हम ऐसे जीवों को कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता हम ऐसे जीवों को कहते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे या जीवों को जो खाते हैं उन्हें हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे उन्हें हम कहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तो मेंढक ऐसा जीव है जो टिड्डे आदि छोटे छोटे कीटों को खा जाता है, और ये कीट हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता हम ऐसे जीवों को कहते हैं जो हरे पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, खरगोश, मेढक, सर्प आदि। अब उपभोक्ता में भी कई कैटेगरियां हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो डायरेक्ट हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, टिड्डा। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो इन हरे पेड़ पौधों को खाने वाले को खा जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो द्वितीयक को भी खाते हैं, जैसे सर्प मेढक को खा जाता है, तो इन्हें हम कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर भी तीन तरह की कैटेगरियां हैं। जो हरे पेड़ पौधों को खाएंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक को खाएंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक को खाएंगे वो तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो उपभोक्ता को हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्चतम उपभोक्ता, इन चार कैटेगरियों में बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से क्या आशय है। पर्यावरण से क्या समझते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है परत। तो हमारे चारों तरफ वायु, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है उसे हम कहते हैं पर्यावरण, या फिर हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह सब पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो पारितंत्र या पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने किया। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र के कितने घटक होते हैं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक घटक ऐसे होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु। और अजैविक घटक ऐसे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, या फिर हम कह देते हैं निर्जीव। निर्जीव में आएंगे मिट्टी, वायु, जल, आकाश आदि। तो पारितंत्र के दो प्रकार याद रखेंगे, जैविक और अजैविक। जैविक अर्थात जीवित, अजैविक अर्थात निर्जीव। जैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जैविक घटक वह है जिसके अंतर्गत सजीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। इन सबको हम कहते हैं जैविक घटक। इसके बाद है अजैविक घटक। अजैविक घटक हम उन्हें कहते हैं जो जीवन रहित होते हैं, अर्थात निर्जीव होते हैं। तो निर्जीवों को हम कहते हैं अजैविक घटक, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल आदि। ये सब निर्जीव हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक दोनों घटक आते हैं। तो पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहा जाता है।
पर्यावरण का वह स्थान जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं पारितंत्र। अगला क्वेश्चन है रुधिर क्या है? रुधिर किसे कहा जाता है? तो रक्त, रुधिर को हम लोग रक्त भी कहते हैं, रक्त, इसी को ब्लड भी कहा जाता है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा और रुधिराणु, रुधिराणु का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो इन सबसे बने होते हैं उन्हें कहा जाता है रक्त। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा और ये तीनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 लगभग, और रक्त का पीएच मान 7.47 से ज्यादा है, इसलिए यह क्षारीय है। अब इसमें आरबीसी का रंग लाल होता है, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण है और प्लेटलेट से रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। आरबीसी का जीवन काल 3 से 4 महीने। इसका आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है और इसकी डेड होती है प्लीहा में, स्प्लीन में। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन, CO2 आदि गैसों का ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का काम है प्रतिरक्षा प्रदान करना, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना, और प्लेटलेट्स का काम है थक्का बनने में सहायक होना। अगला क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जब पिता का रक्त RH+ और माता का रक्त RH- होता है तो शिशु की जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एरिथ्रोफिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अगला क्वेश्चन है धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? अर्थात धातुएं हमें कहाँ से मिलती हैं? तो धातुएं हमें मिलती हैं क्रस्ट से। ये अर्थ है, उसकी आउटर लेयर को कहा जाता है क्रस्ट। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो कि भूपर्पटी कहलाती है, इसी को हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। इसी में से सभी धातुओं को खनन के माध्यम से निकाला जाता है, खुदाई करके। तो धातुओं का प्रमुख स्रोत है पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। अगला क्वेश्चन खनिज किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी से हम बहुत कुछ खनन के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन सभी कुछ जो खनन से निकाला गया है उसे हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी की परपटी से जो कुछ भी खनन के द्वारा निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं, और ऐसा खनिज जिसमें से हमें धातु की प्राप्ति कम खर्च में हो जाए और अधिक मात्रा में हो, उस धातु को हम अयस्क कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धातु और अयस्क में थोड़ा ही अंतर है। ऐसा खनिज जिसमें से धातु की प्राप्ति कम खर्च में अधिक मात्रा में हो उसे हम अयस्क कहते हैं, और खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी से जो कुछ भी खुदाई करके निकाला जाता है उसे हम कहते हैं खनिज। तो ये था साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।